नमस्कार। तो इज़राइल को झकझोर देने वाले ये हमास की कहानी आखिर क्या है? कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी? इनको फंडिंग कौन करता है? ये इतना आगे क्यों बढ़ पाए और क्यों इन्होंने इज़राइल को ख़त्म करने की कसम खा रखी है? तो सब कुछ जानते हैं, तो वीडियो में आप एंड तक जुड़िए। मौजूदा कहानी की शुरुआत 20वीं सदी से होती है, जब यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच का एक इलाका फिलिस्तीन था। ये मुसलमान, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों के लिए पवित्र जगह मानी जाती थी। यूरोप के सताए यहूदी यहाँ बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। उस वक्त फिलिस्तीन की स्थानीय मुस्लिम आबादी ने विरोध शुरू कर दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया गया, जिससे यहूदियों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। उस वक्त फिलिस्तीन के इलाके पर बिटरेन का नियंत्रण था। तय हुआ कि इस इलाके को फिलिस्तीनियों और यहूदियों में बांट दिया जाएगा। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेताओं ने एक नए देश इजराइल की घोषणा कर दी। और इसके बाद फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। इजराइल बनते ही जंग शुरू हो गई। इजराइल बनने के अगले दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने इस पर हमला कर दिया। इसे यहूदियों की स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इजरायली फोर्सेस ने करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी। इस सब के बाद आता है 1970 का दशक, जिसमें फिलिस्तीनियों के हक में आवाजें उठने लगीं। यासिर अराफात की अगुवाई में फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO बनाया। PLO ने इजराइल पर कई हमले किए। इजराइल के दूतावासों, खिलाड़ियों और उनके हवाई जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। करीब 2 दशक तक हमले चलते रहे। फिर 1993 में PLO नेता यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन ने एक करार पर दस्तखत किए, जिसे ओस्लो शांति समझौता भी कहते हैं। इसके तहत PLO ने हिंसा और चरमपंथ का रास्ता छोड़ने का वादा किया। इजराइल ने भी शांति का वादा किया। इसी समझौते के बाद फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी का गठन हुआ, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी लोगों की नुमाइंदगी करता रहता है। हालांकि फिलिस्तीनियों के एक उग्रवादी संगठन को यह समझौता मंजूर नहीं था। उस संगठन का नाम था हमास, और फिर इसके बाद होती है हमास की एंट्री। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकाबमा अल इस्लामिया है। यह एक इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन था। इसकी स्थापना मौलवी शेख अहमद यासीन ने 1987 में की थी। 1988 में हमास ने अपना एक चार्टर प्रकाशित किया, जिसमें इजराइल को मिटाने और फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई गई थी। तो ये थी हमास के बनने की कहानी। अब चलिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं, ऊपरी बॉडी इनकी कैसी है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इनकी ऊपरी बॉडी होती है पोलित ब्यूरो, जो कि 15 सदस्यों की बॉडी होती है, जिसके मुखिया भी इस्माइल हानिएव हैं। इसके बाद आती है सूरा काउंसिल, जो कि एक सुझाव देने वाली होती है, जो पोलित ब्यूरो को चुनती है। सूरा काउंसिल में वेस्ट बैंक के मामले देखने वाले होते हैं। कैद सदस्यों के मामले देखने वाले अलग होते हैं। गाजा के मामले देखने वाले अलग हैं और फिलिस्तीन डायस्पोरा के मामले देखने वाले भी अलग लोग होते हैं। हमास की जो सबसे निचली बॉडी है वो है हमास की सरकार, जो कि नाम मात्र की है, जिसके PM इसाम अल दालिस हैं। इनके अंतर्गत मंत्रालय आते हैं, लोकल अथॉरिटीज आती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस आती है। अब बात कर लेते हैं हमास की लीडरशिप की। हमास की राजनीतिक कमान फिलहाल इस्माइल हानिये के हाथों में है, जो फिलहाल कतर की राजधानी दोहा से ऑपरेट कर रहे हैं। कहते हैं कि हमास के कुछ लोग तुर्की से भी काम करते हैं। गाजा में रोजाना मामलों की देखरेख याह्या सिनवर करते हैं, जो पहले हमास के मिलिट्री विंग के मुखिया थे। उससे पहले इन्होंने इजराइल की जेलों में 22 साल बिताए थे। हमास की मिलिट्री विंग की कमान मारवान ईसा और मोहम्मद दाइफ के पास है।
इस मिलिशिया के फाउंडर सालेह सेहादेह की इजरायली सेना ने 2002 में मार दिया था। 2004 में इजराइल ने हमास के संस्थापक यासीन को भी मार गिराया था। अब अगर हमास की फंडिंग की बात करें तो अमेरिका और यूरोप ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है, इसलिए इन्हें आधिकारिक मदद नहीं मिल पाती जैसे वेस्ट बैंक में PLO को मिलती है। इसके अलावा फिलिस्तीनी प्रवासियों और फारस की खाड़ी के प्राइवेट डोनर्स ने इस उग्रवादी आंदोलन को ज़्यादातर फंडिंग किया है। कुछ इस्लामिक चैरिटी ने हमास समर्थित ग्रुप को काफ़ी पैसा भी दिया है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप गाजा की हालत देखेंगे तो वो बहुत ख़राब है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर करती है। ये मदद आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के जरिए गाजा तक पहुंचाई जाती है। इस वक्त हमास के सबसे बड़े मददगारों में ईरान शामिल है। वो पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान हमास को सालाना करीब $100 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपए की मदद देता है। निगरानी समूह फ्रीडम के मुताबिक सरकार की फंडिंग और संचालन को लेकर हमास के पास कोई प्रभावी सिस्टम नहीं है। इनके पास सिस्टम भले ना हो, लेकिन तुर्की और ईरान हमेशा ही हमास का सपोर्ट करते हैं। हमास शरिया कानून के हिसाब से सरकार चलाता है और उसके कानून बेहद कठोर हैं। यहाँ महिलाओं के पहनावे से लेकर लिंग भेद को बढ़ावा देने तक के कानून हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला किया है, वह इसके दफ़ा पहले भी कई बार कर चुका है। 2021 में करीब 4000 रॉकेट इजराइल पर हमास ने दागे थे, जिस पर इजराइल ने पलटवार किया और ये लड़ाई 11 दिनों तक चली। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को ये पहली बार हुआ है कि हमास ने इतने बड़े पैमाने पर इजराइल पर अटैक किया, और वो भी बिल्कुल अमानवीय तरीके से। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है और ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आने वाले मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे।